हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th की एनसीईआरटी का 7th टॉपिक। 6 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो टॉपिक पढ़ा है हमने 3 वर्ग 3 स्टेज समाज की हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे 7th टॉपिक और जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। मतलब क्या कल्चर्स कैसे चेंज हो रहा है, अब कैसे नए नए नगरों का विकास हो रहा है, गांव वाले लोगों की सोच कैसे डेवलप हो रही है, अब जो चीजें चेंज हो रही है उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब कोई किसी के धर्म पर ना टिक कर अपनी सोच को विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है, चीजों को जानना खोजने की कोशिश कर रहा है। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं 7 टॉपिक है 11th की एनसीईआरटी का। स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? 14वीं शताब्दी की 17वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ गई। मतलब वो ये टाइमिंग याद रखना, 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, और नगरीय सांस्कृतिक विकसित हुई थी। तो वही चीजें हैं, क्या हो रहा है, नगरों का विकास होने लगा। और लास्ट जो टॉपिक हमने उसमें क्या पढ़ा था कि नगर हैं जो वो लोगों की जो हवा है वहां की, वो लोगों को स्वतंत्र बनाते हैं, उनके विचारों को स्वतंत्र बनाते हैं, ऐसी उनकी सोच थी। तो नए नए नगरों का विकास होने लगा और वहां पे जाके लोग अपने काम पर, रिसर्च पर ध्यान देने लगे। ठीक है, तो क्या होता है, नगरीय संस्कृति विकसित हुई। नगर के लोग अब यह सोचने लगे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। तो वही चीज है कि वो क्या कहते थे कि गांव के लोग ज्यादा मतलब सोच नहीं पाते, उनके अंदर इससे ज्यादा मतलब कुछ लिखना कुछ करना ये सोच नहीं होती, बस काम करना और किसी के अंडर में रहना यही उनकी सोच होती है, डेवलप नहीं हो पाती। उनका मतलब ये था कि जब नगरों में जाएंगे सोच थोड़ी सी विकसित होगी, डेवलप होगी और हम अपना कुछ लाइफ का कुछ स्टैंड ले सकेंगे। तो क्या हुआ, वे लोगों को अधिक सभ्य समझते थे, गांव वाले लोगों से अपने आप को अधिक सभ्य समझते थे। खासकर कौन से नगर? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। ये कह रहे हैं कि खासकर दो नगर, फ्लोरेंस फ्लोरेंस जिसको विद्वानों का नगर कहा गया था, जिसमें बहुत सारे जो है आपके विद्वान, चाहे दांते, पेट्रार्क, बहुत सारे जो विद्वान है जिसमें इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है वेनिस और रोम कला को विद्या केंद्र बन गए थे। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो वेनिस तो है, एक तो फ्लोरेंस है, ये तो मैंने आपको बताया कि विद्वानों का इसको नगर कहा गया था, दूसरा है वेनिस। ठीक है, वेनिस, इन दोनों में क्या हुआ था, रोम कला और विद्या का केंद्र, मतलब बहुत ज्यादा कला, संस्कृति, आर्ट, मूर्ति कला, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इसमें क्या उत्थान होना शुरू हो गया था। यहाँ पर बहुत सारी बुकें लिखनी शुरू हुई, बहुत सारे विद्वान पैदा हुए, बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई, बहुत सारी पेंटिंग हुई, बहुत सारे साहित्य लिखे गए। वो सारी चीजें फ्लोरेंस और वेनिस के अंदर मेन मानी जाती है रोमन कला। जो रोमन कहीं ना कहीं दफन हो गया था, जो रोम हमेशा के लिए दिखना बंद ही हो गया था, उसकी कला संस्कृति कहीं दिख ही नहीं थी, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा था, जो रोमन साम्राज्य का अंत हो चुका था। बार बार मैं आपको रोमन साम्राज्य का अंत कहती हूँ, मतलब क्या था, इटली में यहाँ पर एक इटली में यहाँ पे एक रोम था, रोम। ठीक है, रोम जगह थी और वो रोमेसेस नामक व्यक्ति ने इसको, मतलब इसका नाम उसके नाम से पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले ईसाई धर्म स्टार्ट हुआ था, उसके बाद रोमन साम्राज्य हुआ था और पूरे यूरोप में रोमन साम्राज्य फैल गया था। यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया, सब में रोमन, मतलब एक ही रोम, छोटा सा जो यहाँ रोम था, इसकी पावर पूरे एरिया में फैल गई थी। ठीक है, और जब इसका अंत हो जाता है तो हम बार बार कहते हैं रोमन साम्राज्य का अंत। ठीक है, मतलब एक सत्ता जो इंसान की, उस व्यक्ति की चल रही थी, जो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी, उसके बाद उत्तराधिकारी, तो कहीं ना कहीं उनका एंड हो जाता है और उसके बाद उसको कहते हैं रोम साम्राज्य का अंत। अब यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, वो सब फ्री हो गए थे और अपने अपने टुकड़े अलग अलग हो गए थे। तो यही वो चीज है, और वो जो सत्ता चल रही थी उसकी जो उत्थान हुआ था, उसकी जो कला संस्कृति थी, कहीं ना कहीं वो क्या हो गई थी, दब चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा कला संस्कृति स्टार्ट हो चुकी थी, वो कहीं ना कहीं दब गई थी। अब दोबारा उस चीज का उत्थान हो रहा है। तो कह रहे हैं कि रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजा और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्ता मिली थी, ऑटोनोमी। मतलब क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि चर्च का बहुत ज्यादा क्या था, अधिकार होने लगा था पूरी जनता पर, पूरे राज्य पर। ठीक है, पोप की चलती थी, वो राजा की भी नहीं सुनता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनको फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे, अमीर और अभिजात लोग कलाकार। ये कह रहे कि सब डिपेंड होने लगे थे, बाहर निकलने लगे थे, आधुनिक विश्व बनने लगा था। ठीक है, अब यह माने जाने लगा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। पहले सिर्फ क्या था, ईसाई धर्म ही चला रहा था, ईसाई धर्म ही चला रहा था और इसकी हेगेमोनी थी, मतलब यही अपने आप को
हर चीज में दिखाता था भी हम ही तुम्हारे मरने में है, हम ही तुम्हारे जीने में है, तुम्हारा जन्म से लेकर मरने तक हमारा पूरा कंट्रोल है। तो अब ये नहीं था कहने कि अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च की पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिक ने गलत सिद्ध कर दिया था, क्योंकि अब सौरमंडल को समझने लगे थे। देखिए ईसाइयों ने क्या कहा होता, ईसाइयों ने क्या कहा रखा था, या पोप ने या बाइबल में ऐसा लिखा, वो बताते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी है ये घूमती नहीं है, एक जगह स्थिर है। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पापों से भरी हुई है और पापों का वर्कलोड इस पर इतना ज्यादा, इतना भरा हुआ है, पाप, लोग इतना पाप करते हैं कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है और घूम ही नहीं पा रही। तो इन्होंने क्या कहा, किसने कहा, ऐसे पोप बताते थे, किसमें कि ये बाइबल में लिखा, बट ऐसा बाइबल में नहीं था, सिर्फ ये जनता को बताते थे। तो इन्होंने कहा कि आप एक पत्र निकालिए, एक पाप मुक्ति पत्र है जो निकाला गया था बाद में, जिसका मार्टिन लूथर ने विरोध किया था, कि आप ये कीजिए कि इस पे जो भी अपने पाप लिख दीजिए, भी मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, जितना बड़ा पाप होगा उतनी इतनी बड़ी कीमत होगी, जितना छोटा पाप होगा उसकी इतनी छोटी कीमत होगी, और लिख कर आप दान पत्र में डाल दीजिए। आप ये जो पृथ्वी है ना, थोड़ी थोड़ी पापों से धुल जाएगी और हल्की होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। पर आपको पता है कोपरनिकस, गैलीलियो ये सब आए थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है, और इनके सिद्धांत से ही बाद में साबित हुआ था कि ये सब झूठ है, पृथ्वी अपने स्थान से घूमती है घूर्णन गति में। ठीक है, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। 14वीं शताब्दी में यूरोप इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकें, चित्र, मूर्तियां, भवनें, बिस्तर आदि प्राप्त होने लगे थे। यूरोप से अमेरिका के बहुत सारे अभिलेख, ये सब चीजें प्राप्त होने लगी थी। और 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, आप पढ़ते ना टॉपिक, रेनेसांस, रेनेसा पुनर्जागरण, मतलब दोबारा से जागना। रेनेसा मतलब एक बार आपने कहीं ना कहीं कला संस्कृति का विकास हुआ था, फिर उस रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, सब सो गए, मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि क्या था, सब उस धर्म में उलझ के रह गए, ईसाई धर्म में। उसके बाद फिर दोबारा से एक जागे सब कि नहीं ये गलत है, तो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। तो ये रेनेसा जो वर्ड है, पूछते हैं ना रेनेसा, पुनर्जागरण किस शब्द से लिया गया, रेनेसांस। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, हिंदी में इसको पुनर्जागरण शब्द कहा जाता है। और यही वो चीज है, इसमें क्या हुआ, स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जेकब बर्टहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया, और जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वोन रांके ने भी इस पर बहुत अधिक बल दिया था, पुनर्जागरण पर। रांके ने उन्होंने यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए सारे विभाग और कागजात फाइलें इस्तेमाल कर सके। देखिए ये क्या कह रहा है, जेकब बर्कहेड, इसका नाम याद रखना आपको, जेकब बर्कहार्ट। ठीक है, ये क्या था, ये जो जेकब बर्कहार्ट था, इसने इस बात पर बल दिया था रेनेसा पुनर्जागरण पर। ठीक है, और ये लियोपोल्ड वाने के विद्यार्थी थे। कौन थे भी, ये लियोपोल्ड वाल्डे है ना, रांके का ही विद्यार्थी था, शिष्य था कौन, जेकब बर्कहार्ट। तो इसने कहा जो लियोपोल्ड रांके ने कहा, जो समझ लीजिए, रांके ने कहा कि अगर आपको इतिहास लिखना है, राजनीति के बारे में, इतिहास के बारे में, तो आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, कागज चेक कर सकते हैं, किसी अधिकारियों से हेल्प ले सकते हैं जो राजनीति में काम करते हैं, सचिव है जैसे, जो भी पहले काम करते थे, आप उनके पास जाके लिख सकते हैं। तो फिर इस बात का इसने विरोध किया, इसी के शिष्य ने, जेकब बर्कहार्ट ने। इसने कहा कि अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको बहुत टफ सी लगेगी इसकी लैंग्वेज, बट मैं आपको समझा रही हूँ तो बस ये आपको इजीली समझ आएगा कि इसका शिष्य था और अपने ही गुरु के खिलाफ थोड़ा कहता है कि भाई आपकी जो सोच है गुरुजी थोड़ी लिमिटेड है, आप इसको थोड़ा सा अब मतलब ब्रॉड कीजिए, बढ़ाइए इस सोच को कि सिर्फ जो इतिहास है वो राजनीति की सीमित थोड़ी ना होता है, उससे आगे भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो इसने कहा कि इतिहास का सरोवर उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। ये कह रहा है कि इतिहास में हम संस्कृति के बारे में भी तो जान सकते हैं, कल्चर्स के बारे में भी तो जान सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना साहित्य है, कल्चर्स में सारी चीज आएंगी, साहित्य है, चित्रकला है, मूर्तिकला, सब कल्चर्स के अंदर आता है। तो कहते हैं हम उसके बारे में भी तो जान सकते हैं, खाली राजनीति ही साहित्य थोड़ी ना होता है। 1860 में बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है भैया, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की इसने क्या की थी, रचना की थी। कब, 1860। सीधा ऐसा भी लिखा होता है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली 1860, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये बुक है वो किसकी है, बर्कहार्ट कौन था, रांके का विद्यार्थी था। ठीक है, उन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला के लिए आकर्षित किया और बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। मानवतावादी संस्कृति क्या होती है, स्पेशल मानव के बारे में सोचना,
उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके बेनिफिट किस चीज में है, क्या उसकी मतलब उसकी प्रोटेक्शन किस चीज में है। यहाँ नहीं कि धर्म को क्या अच्छा लगता है, धर्म के लिए क्या बढ़िया है, धर्म कौन सा अच्छा है, ये नहीं। मानव को, मानव की सोच। अब मैं आपको बोलूं हमेशा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना, बस हर वक्त पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए वो चीज बताई जानी चाहिए जिसमें आपका ज्यादा वर्कलोड भी ना पड़े, आप अच्छे से स्ट्रेस भी ना लो। ये चीजें, कुछ ऐसी चीजें आपको बताई जाए। तो ये कह रहा है कि सिर्फ धर्म चीजें ही ना थोपे उसको, मानव का दुख सुख भी देखे कि मानव उसमें कैसा फील कर रहा है। तो मानवतावादी संस्कृति कहीं ना कहीं पनप रही थी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इस पैराग्राफ्स में इतना ही है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के जो मध्य है वो क्या रही थी, नगर संस्कृतियां विकसित हो रही थी। नगर कौन से, फ्लोरेंस और वेनिस, ये नगर याद रहे। फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या है, अभी प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता है। और जो ये सोच बनी हुई थी कि पृथ्वी है कभी घूमती नहीं है, ये सोच भी चेंज होने लगी थी लोगों की। ऐसा कौन कहते थे, ऐसे बाइबल में लिखा है, पोप द्वारा कहा जाता, पादरियों द्वारा। ठीक है, पुनर्जागरण स्टार्ट होने लगा। तो पुनर्जागरण जो शब्द का प्रयोग किस किसने किया था, बर्क हार्ट ने किया था और रांके ने किया था। जो बर्क हार्ट है वो रांके का विद्यार्थी था। उसने कहा, बर्क रांकी ने कहा कि जो इंसान है उसको अपना इतिहास लिखना है तो राजनीति से, कारागारों से हेल्प, सॉरी ये जो ये होते हैं आपके अभिलेखागारों से, इनसे हेल्प ले सकता है। बट पर बर्कहार्ट ने कहा कि सिर्फ राजनीति से ही क्यों, संस्कृति के बारे में तो लिखना जरूरी है। तो संस्कृति के बारे में लिखना चाहिए, कला साहित्य के बारे में लिखना चाहिए। और उसके लिए अपनी बुक्स लिखी, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, मतलब पुनर्जागरण हुआ इटली में। आपको पता है कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ था, फिर पूरे यूरोप में फैल गया था। मानवतावादी संस्कृति इसने उस पर जोर दिया काफी सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इटली के नगरों का पुनरुत्थान। तो पुनर्जागरण सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता कहां पर हुआ था, इटली में हुआ था। इटली के कौन से नगर से स्टार्टिंग हुई थी, फ्लोरेंस नगर से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन। बार बार रोम साम्राज्य मैंने आपको बता दिया, रोम साम्राज्य का पतन, पतन क्या है तो आप कंफ्यूज मत होना, समझ लेना अच्छे से। राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया और कोई भी एकीकृत सरकार नहीं रही। तो वही चीज है जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जब रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है तो कोई भी एकीकृत, जो एक राजा एक सरकार बनी हुई थी, जो पूरे यूरोप पे, पूरे अफ्रीका पे, पूरे एशिया पे इन पर अधिकार किए हुए थे, उसका अंत हो गया। अब सब अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गए, तो कोई भी क्या था, एकीकृत सरकार नहीं थी। रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं रहा था। कहते हैं कि अब रोम का जो ये पोप की जो सत्ता सामने आई थी, कहीं ना कहीं अब वो डगमगाने लगी थी। चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था और पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। बाइजेंटाइन कुस्तुनतुनिया की राजधानी है, जो कुस्तुनतुनिया पर बाद में तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और यहीं पर एक जगह थी जेरूसलम, जिसको लेकर काफी झगड़े होते हैं ईसाई और मुस्लिम के बीच, आपको पता है। और बाद में जो विजयी रहते हैं मुस्लिम होते हैं, और जेरूसलम से जो ईसाई अपना हक दिखा रहे थे वो हार जाते हैं। और इस चीज को लेकर भी ईसाइयों के मन में बहुत ज्यादा जो बातें बनी हुई थी। देखो, एक जेरूसलम जगह है, कुस्तुनतुनिया आपने सुना है, कुस्तुनतुनिया, और उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, उसी की कैपिटल रही है बाइजेंटाइन साम्राज्य। ठीक है, ये क्या कह रहे थे, यहाँ पे ज्यादा पावर आ रही थी। आगे समझिए, उधर कुछ पश्चिमी इस्लाम एक सांझी सभ्यता के निर्माण कर रहे थे। अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं भी कि इटली का उत्थान, इटली में उत्थान क्यों हुआ, इटली में ही पुनर्जागरण का उत्थान क्यों हुआ, यूरोप में क्यों नहीं हुआ, अफ्रीका में क्यों नहीं हुआ। तो वो समझ लीजिए, अब वही बात बताई जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो चर्च की परंपरा, जो चर्च था ना, उसकी पावर थी पोप की, कहीं ना कहीं कम होने लगी है। लोग अब इनके चुंगल से निकलकर अपनी भी कुछ सोच को डेवलप करने लगे हैं। उसके बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासन में बदल रहा है। कहीं ना कहीं यूरोप में जो ये शासन है बाइजेंटाइन, यहाँ पर ये ऊपर उभर रहा है, साम्राज्य के रूप में ऊपर सामने आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उधर कुछ पश्चिमी और इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। इटली है ना, जो इटली, वो बाइजेंटाइन के साथ भी व्यापार किया करता था, कुस्तुनतुनिया के साथ भी व्यापार किया करता, और मुस्लिम इलाका है एक साइसोनिया, उस पर भी, उसके साथ भी व्यापार किया करता था। तो बाइजेंटाइन मतलब ईसाई था, यहाँ पे कौन थे, ईसाइयों का। उसके बाद यहाँ पे जो सांझी सभ्यता इस्लाम के साथ कह रहे कि इन दोनों के साथ भी इटली का संबंध होना शुरू हो गया था, ईसाइयों के साथ और मुसलमानों के साथ। इन सभ्यता के कनेक्ट में जाकर वो कहीं ना कहीं कुछ नई सोच लेके आने लगा था, नए नए रीति रिवाज उसके सामने आने लगे थे, क्योंकि मंगोलों के साथ भी आना जाना होने लगा था। मंगोलों से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी, कागज, कंपास, ये सारी चीजें उधर से ही आई थी। ठीक है,
बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए थे। वही जो ये वर्ड बता रहे ना, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए थे। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग, अब देखिए सबसे पहले आपको पता है कागज जो बनाना शुरू किया था, कागज वो चीन ने शुरू किया था। और चीन से ये बात जो फैली थी और बहुत दिन तक छुपाया था, किसी को बताया नहीं था। कागज सबसे पहले चीन में बना था, इन्होंने बहुत दिन तक किसी को नहीं बताया, पर धीरे धीरे जो खबर है, ये चीजें है, अरब तक पहुंच गई थी। ठीक है, अरब से फिर यूरोप में, फिर पूरे यूरोप में फैली और ये इटली में आई थी सबसे ज्यादा, मतलब इसको जो फैलाव हुआ था। मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया था। इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला था। इसमें इटली के नगरों की मुख्य भूमिका निभाई गई। अब वे अपने को अब शक्तिशाली साम्राज्य का अंग समझने लगे थे। ठीक है, ये दिखाया हुआ भी आपको इटली का राज्य, एक मतलब कहते हैं कि पैर के आकार का है, बुकों में लिखा होता है, एक टांग के आकार का है ये, और ये रोम है। ठीक है, लेग्स की शेप पे बना हुआ है, यहाँ पे रोम है, मैंने आपको बताया था कि रोम है, और यहीं पे सबसे पहले रोमन साम्राज्य स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में, यूरोप में फैल गया था। ठीक है, बाद में इसका अंत हो जाता है और सब अपने अलग नगर हो जाते हैं। ठीक है, तो इटली के जो राज्य, ये फ्लोरेंस है, बोलोनिया है, मतुआ है, वेनिस है, पादुआ, जेनेवा, ये सब इटली के नगर हैं, इन सब में दिखाया गया। ठीक है, एड्रियाटिक सागर है, टिरियन सागर है, तो ये सारी चीजें दिखाई गई है। इटली को आपको स्पेशल दिखाया भी, इटली ऐसे फैला हुआ था। अब सब स्वतंत्र नगर राज्य एक समूह मानते थे, और एक उसके बाद नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे, और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। ये कह रहे कि कई जगह तो गणतंत्र थी, मतलब जहां लोगों की सुनती थी, अपने तरीके से शासन होते थे। कई तरह राज्य, मतलब ये इटली के बारे में आपको बता रहा हूँ, कई जगह क्या थे, राज्य शासन, राजकुमार शासन क्या करते थे। इसमें सर्वाधिक जीवन शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवे था। ठीक है, और ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। देखिए, अब इसमें पूरा क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे बहुत सारी जगह क्या होते थे, गणतंत्र शासन था, बहुत जगह राजकुमार शासन करते थे। जहां राजकुमार शक्तिशाली नहीं हो पाते थे, वहां गणतंत्र शासन हुआ करता था। बस इतनी ही सी बात है इस पैराग्राफ में। एक बार दोबारा देख लीजिए इटली के बारे में फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। इटली के नगरों का पुनरुत्थान कह रहे हैं। रोम साम्राज्य का पतन हो गया, सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया, और एक सरकार नहीं रही, राजनीति मजबूत नहीं रही। राजनीति मजबूत नहीं रही तो अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग छोटे छोटे जो राज्य है, अलग अलग बट गए थे। ठीक है, तो उनमें से जो है इटली है, इटली का जो है बाइजेंटाइन और इस्लाम की सभ्यता के साथ क्या होने लगा, व्यापार होने लगा, और कहीं ना कहीं उनके कॉन्टेक्ट में जाने लगा। ठीक है, और उनकी चीजों को ग्रहण करने लगा, और उसका माइंड कहीं ना कहीं विकसित होने लगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, कुछ गणतंत्र थे और कुछ क्या थे, जहां पर राजकुमार शासन क्या करते थे। गणतंत्र वहां पे था जहां कोई शक्तिशाली सामंत या शक्तिशाली सरकार नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये नगर राज्यों के बारे में बताया गया है, नगर है उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, कौन कौन से नगर थे और नगर को दिखाया गया है, उसी के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं छोटे बच्चों की तरह आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगी तो शायद 2-2 घंटे में क्लासेस खत्म होगी। 14वीं और 15वीं शताब्दी, मैं सिर्फ आपको टॉपिक समझा रही हूँ जो आपको समझ नहीं आता और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आपसे पूछा गया इटली में पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाता था। इटली में कौन सा विश्वविद्यालय था, पादुआ। कब स्थापित हुआ, 1300 में। कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, मानवतावाद। मानवतावाद बोले तो अभी मैंने आपको बताया था, मानव के बारे में सोच, उसकी सोच को डेवलप करना, उसकी जो लिमिटेड सोच बन गई है, जो तुम्हें सिखाया गया है बस उतना ही सीखना, आगे नहीं सोचना है, तो सोच को डेवलपमेंट करना। ठीक है, पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, मानवतावाद का जनक माना जाता है, मानवतावाद का जनक पेट्रार्क को, मानवतावाद का पिता पेट्रार्क को, मानवतावादी का प्रवर्तक पेट्रार्क को माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मानवतावाद को सबसे ज्यादा बल इसी ने ही दिया, भाई मानव के बारे में सोचो समझो, एजुकेशन सब। 1341 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1349 जेफरी चौसर के कैंटरबरी टेल्स, बुक्स पूछी जा सकती है आपकी, चौसर की बुक कौन सी है, कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, कौन था भी ये, इंग्लिश कवि था, इंग्लिश का पिता इसको माना, अंग्रेजी पिता इसको माना जाता था, अंग्रेजी का जनक पिता इसी को माना जाता, चौसर को।
1436 ब्रूनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रारूप तैयार किया। ड्यूमा क्या होती है? ड्यूमा संसद, संसद का प्रारूप पूछे किसने तैयार किया प्रारूप, तो ब्रूनेलेसी ने। कहाँ पे? फ्लोरेंस में। कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्की ने पराजित किया। गुटेनबर्ग ने भी भाज्य टाइप बाइबल का प्रकाशन किया। आपको भी पता है कि गुटेनबर्ग ने क्या किया था? टाइप से बाइबल का प्रकाशन, सबसे पहले बाइबल का प्रकाशन किया था। पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की थी। कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, सभी को पता है, बिल्कुल पहुंचा था कोलंबस अमेरिका। लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर अंतिम भोज चित्र बनाया। ठीक है, माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। ये आपने, जब हम धर्म सुधार वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ते हैं, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, पुनर्जागरण, ये दोनों के दोनों टॉपिकों में ये सारे राइटर्स कवर हो जाते हैं, सारे साहित्यकार, सारे, लेकिन डीप में इनको पढ़ते हैं जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट की हुई है वर्ल्ड हिस्ट्री और उसमें ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें स्पेशल टॉपिक है पुनर्जागरण, उसमें सारे आपके चाहे पेट्रार्क है, दांते है, बोकासियो है, लियोनार्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है, ये सारे राइटर पढ़े जाते हैं। इनकी बुक कौन सी, इनमें खासियत चीज कौन सी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है, लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर अंतिम भोज, अंतिम भोज जो चित्र पिक्चर्स के द्वारा दिखाया गया था, ये अंतिम भोज क्या था कि जो ईसा मसीह है लास्ट टाइम अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहा था, तो उसी को दिखाया गया था और कैसे कैसे इसमें भोजन में क्या था, और बाद में इस भोजन को उसके शिष्य प्रसाद के रूप में ऐसे ही ग्रहण करने लगे थे। ठीक है, और प्रसाद में जो ग्रहण करते थे वो क्या थे? मदिरा और ब्रेड, रोटी को हमेशा जो इनकी ईसाइयों में जो प्रसाद में ग्रहण किया जाता था वो मदिरा और दूसरा क्या था आपका ब्रेड, रोटी, उसके रूप में प्रसाद को, क्योंकि अंतिम बार वो प्रसाद खाना खा रहा था और तभी उसकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद वो मिला नहीं किसी से। तो लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर बुक लिखी है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है द लास्ट सफर बुक किसकी है? लियोनार्डो दा विंची। माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए, तो छत पे इसने पूरा अच्छे से चित्रों को बनाया, एक तरह से ऐसे बिल्कुल लाइव, ऐसे लगता है कि बिल्कुल रियलिटी है, ऐसी चीजें इसने बनाई थी। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। मानवतावाद पढ़ाया गया कौन से विद्यालय में और कहाँ पे है ये विद्यालय? पेट्रार्क या रोम के राजकवि की उपाधि किसको मिली है? रोम में राजकवि की उपाधि किसको मिली? पेट्रार्क को। फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की सभ्यता 1349। जेफरी चौसर की बुक कौन सी? कैंटरबरी। ड्यूमा का प्रारूप किसने तैयार किया? ठीक है, उसके बाद में है और नया है भाई, गुटेनबर्ग ने क्या स्थापित किया? सब प्रथम बाइबल की जो है क्या प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? कोलंबस कहाँ पहुंचा था? लियोनार्डो दा विंची की बुक्स का नाम क्या है? और सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? अब है विश्वविद्यालय में मानवतावाद। तो ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर भी मानवतावाद की शिक्षा को दिया गया, बताया गया, पढ़ाया गया कि लोगों को इस सोच को डेवलप किया जाए। ठीक है, बार बार एक ही चीज के बारे में आपको कह रहे हैं कि मानवतावाद, मानवतावाद क्या है? मतलब जो धर्म के स्थान पर मानव के बारे में सोचा जाने लगा। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए 11वीं शताब्दी में, पादुआ और बोलोनिया। अभी हमने पढ़ा ना, पादुआ विश्वविद्यालय इटली में था। दूसरा है बोलोनियो विश्वविद्यालय, विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र है। ये कह रहे हैं कि जो पादुआ विश्वविद्यालय है और बोलोनियो में जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे विधि शास्त्र, कानून से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड शिक्षा दी जाने लगी थी। ठीक है, उसके बाद इसका कारण है कि इन नगरों में प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, जिसमें वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। ठीक है, क्योंकि नियम, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे विधि शास्त्र की शिक्षा दी जाती, कानूनों की, वकीलों की बहुत जरूरत होती थी। ठीक है, वो चीजों को कैसे डिस्क्राइब करे, कैसे समझाए रूल रेगुलेशन, तो इसकी शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में दी जाने लगी थी। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा, और पेट्रार्क ने इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हुए, पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानी और रोमनों ने वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह समझा। ये कह रहा है कि शिक्षा को रोमन तरीके से पढ़ाया जाने लगा, जैसे रोमन जो पहली संस्कृति थी उस तरीके से मानवतावाद को पढ़ाते पढ़ाते उसमें रोमन कल्चर्स भी डाला गया, और इसका मेन जो आगे लेके आया, इसको पेट्रार्क लेके आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इस शिक्षा कार्यक्रम में एक अंतर्निहित बहुत कुछ जानना बाकी है, और यह हम केवल धार्मिक शीर्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति के 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों में मानवतावाद नाम दिया गया। बस ये मानवतावाद को ही कह रहे हैं। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द
उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र विषय पढ़ाते थे। कह रहे हैं, हम कहते हैं भाई मानवतावादी अध्यापक है। क्यों भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है? तो ये जो व्याकरण पढ़ा रहा है, अलंकार शास्त्र पढ़ा रहा है, कविताएं हैं, इतिहास और नीति शास्त्र के विषयों में पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा रहा है, उसको मानवतावाद अध्यापक कहते थे। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। लातीनी शब्द, मानवतावाद शब्द है वो किससे निकला है? एक लातीनी, पूछे कौन सी लैंग्वेज? लातीनी शब्द के ह्यूमैनिटीज से, जिसका ह्यूमैनिटस शब्द बना हुआ है। ठीक है, जिसे कई शताब्दियों से पहले रोम में वकील और निबंधकार सिसरो ने जूलियस सीजर के समकालीन संस्कृति के अर्थ से लिया है। ये कह रहे हैं कि जो वर्ड है ना मानवतावादी, ये जो वर्ड का प्रयोग है ना इसका, ह्यूमैनिटीज का, बहुत पहले किया था। किसने? सिसरो ने। कब है इसका टाइम? 106 से 43 ईसा पूर्व, बहुत पुराने टाइम में था। कौन? ये सिसरो। इसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसका समकालीन था ये? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर कौन था? रोम का एक राजा था, जूलियस सीजर। उसने संस्कृति के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया था। और ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते हैं जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद को विकसित करता है। एक वर्ड मैंने आपको बता दिया, मानवतावाद। ये उसी को डिफाइन कर रहे हैं बार बार कि मानवतावाद किस शब्द से निकला है, मानवतावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे ज्यादा इसका प्रतिनिधित्व किसने किया, मानवतावाद का जनक किसको कहा गया, मानवतावाद जो पेट्रार्क है उसको रोम का राजकवि कहा गया। तो यही वर्ड मानवतावाद को ही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मानवतावाद शब्द है बहुत पुराने टाइम से इसका प्रयोग हो रहा है। अच्छा भाई, कब से हो रहा है हमें बताइए? इसका जो प्रयोग है वो सिसरो ने कर दिया था। कब? 106 से 43 ईसा पूर्व का इसका टाइम है। जूलियस सीजर का ये समकालीन था। सिसरो एक निबंधकार था और एक वकील भी था। इसने सबसे पहले मानवतावाद प्रयोग शब्द का प्रयोग किया है। इसने किस अपनी कौन सी सोच के अकॉर्डिंग किया है? इसने कहा है जो लोग डिस्कस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, मतलब वाद विवाद मतलब आप बातचीत करना, आपस में क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना, गलत सही को देना, डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट करना, जो लॉजिकल बातों पे बात करना, उसको चर्चा और वाद विवाद बोलते हैं। तो जो इन सबको करता है उसके लिए मानवतावादी शब्द यूज किया हुआ है। ठीक है, इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। नए नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जो फ्लोरेंस भी था और पेट्रा के स्थायी नगर निवास था। ये कह रहे हैं कि फ्लोरेंस में ही विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। कौन से? मानवतावादी। और फ्लोरेंस में ही जन्म हुआ था पेट्रा का। अभी पास में कॉलेज है तो ये तो पढ़ने जाएगा ही, पूरा ध्यान देगा ही। एक और देख लीजिए, फ्लोरेंस के मानवतावादी जेवाने पिका देला मिरांडोला, ये नाम है। कितना जो प्यारा सा ये क्या है, नाम है, बुरा नहीं, अच्छा नाम है। नाम है जोवाने पिको देला मिरांडोला। पिको देला मिरांडोला ये मानवतावादी व्यक्ति था, मतलब मानवतावादी चीजों को फॉलो करता था। ठीक है, तो इसकी जो बुक थी वो थी ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। तो सीधा आपको ये बुक्स याद रखनी है, राइटर याद रखना है, और ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। ये क्या कहता है, इसके अनुसार क्या है? सत्य की खोज करना, उसको प्राप्त करना, उसमें जुटे रहना, ये सारी चीजें, मतलब इसने अपनी डेफिनेशन अपने तरीके से बात बताई। सब मानवतावादी को अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसने भी अपने तरीके से। बस आपको याद क्या रखना है, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक का महत्व, मतलब ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, और कौन था भी, मानवतावादी था या फिर एक पादरी था, कौन था? तो एक मानवतावादी व्यक्ति था, जोवाने पिको देला मिरांडोला, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि पहले स्टार्टिंग में कोई तरक्की नहीं हुई शिक्षा और व्यापार में, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती थी। फ्लोरेंस की प्रसिद्ध दो लोगों ने बड़ा हाथ था। क्या? एक व्यक्ति था दांते अलिघिरी, वैसे इसको पूरा नाम है इसका, वैसे उसको बोलते थे दांते। ठीक है, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखता था, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई है। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो। ठीक है, इन्होंने भी जीते जागते रूप चित्र काफी बनाए हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि पहले किसी को कुछ नहीं पता था, पर 15वीं शताब्दी के बाद वहां के नागरिकों के साथ साथ वहां की संपन्नता मतलब इतने अच्छे टेम्पल वो बने हैं, गिरजाघर बने हैं, उन पे इतनी अच्छी मूर्तियां बनी हैं, मूर्तियों को सजाया गया, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। तो इनके द्वारा जाना लगा था फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस के दो व्यक्ति मेन और बताए गए हैं, दांते और दूसरा जो आपको रहा है जोटो। तो इनके बारे में क्या है देख लीजिए।
ये आपको फ्लोरेंस नगर को दिखाया गया है। इनमें बहुत सारे रूप चित्र क्या होता है कि जब आप किसी पिक्चर्स को देखते हो एज इट इज आपको बिल्कुल जैसे कोई भी पिक्चर बनाता है इसका रूप उसमें नजर आता है, बिल्कुल एज इट इज दिखती है, तो रूप चित्र बनाए हैं। पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे ये, मतलब ऐसे ही मरी हुई लाश की तरह नहीं लगते थे, ये लगते थे हंस रहे हैं। ठीक है, आपने देखा मोनालिसा की जो पिक्चर्स है देखती है वो जो बहुत फेमस हुई है मोनालिसा, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि हमसे बात करना चाह रही है, ये मतलब अभी हंस रही है। आप किसी भी तरफ जाओगे तो वो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ स्माइल पेश कर रही है और आपके लिए मतलब कुछ कहना चाह रही है, तो इस तरह की पिक्चर्स वो बनाते थे। इटली में सबसे जीवंत बौद्धिक रूप में जाने लगा था, कलात्मक कृतियां सृजन होने लगा था, और रेनासी व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए होता था। रेनासी का मतलब होता है, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। ये कहते हैं रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग उस मनुष्य के लिए किया जाने लगा था जिसकी बहुत सारी रुचियां होती थी, जिसके अंदर बहुत सारा इंटरेस्ट होता था, तो उस व्यक्ति को बोलते थे रेनास व्यक्ति। कैसे? उसको कला भी है, वो साहित्यकार भी है, उसको मूर्ति भी बनानी आती है, वो सिंगिंग भी करता है, तो उसको रेनेसा व्यक्ति बोला जाता था। अनेक उसकी रुचियां उसके अंदर डली होती थी, तो उसको बोलते थे। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले बहुत अंधकार में युग था, ठीक है, और धीरे धीरे चीजें डेवलप होने लगी, अंधकार का युग शुरू हुआ, मानवतावादी भ्रांति के बाद विद्वानों का कोई मतलब धीरे क्या हो रहा है, मध्यकाल आया, मध्यकाल के बाद फिर आधुनिक टाइम आया और चीजें बहुत हद तक चेंज होने लगी। बस उसी चीजों को इसमें बताया गया। और ये जो टाइमिंग है ना, कई बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखिए आपको डाल देगा सामने मध्य युग, ठीक है, आरंभिक मध्य युग। एक मिनट, ये शताब्दी डाली जाएगी, ये मध्य युग। देखिए टाइमिंग आता है 15 से 14 शताब्दी, ये इसको बोला गया, क्या बोला गया? मध्य युग। 15 से 14 शताब्दी मध्य युग का टाइमिंग था। एक तो बहुत पुराना टाइम था, एक मध्य युग था और एक आधुनिक युग है। तो मध्य युग को भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया। 5 से 9 सीधा अंधकार युग, 9 से 11 आरंभिक मध्य युग, 11 से 14 उत्तर मध्य युग। 15वीं शताब्दी, बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं, 15वीं शताब्दी में मानवतावाद, 15वीं शताब्दी में रेनेसा, 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी में नगरों की क्या हो रही है, मतलब नगर विकसित हो रहे हैं, तो 15वीं शताब्दी आधुनिक युग। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए मध्य युग और टाइमिंग दिया जाएगा तो 5 से 14 शताब्दी। पूछा जाए उत्तर अंधकार युग 5 से 9, आरंभिक मध्य युग 9 से 11, उत्तर मध्य युग 11 से 14 और आधुनिक युग 15 शताब्दी। और डायरेक्ट मिलाना भी दे सकते हैं, तो आपको मिलान कीजिए, कैसे मिलान करना है, तो वो वाला क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हाल ही में इतिहासकारों ने काल विभाजन पर क्वेश्चन उठाया है, तो सही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान। अब अरब वालों ने भी क्या योगदान अदा किया है विज्ञान और दर्शन में? अभी हम इटली वालों को पढ़ रहे हैं। इटली वालों का आपस में संबंध हो गया था अरब के साथ, मतलब इस्लाम के साथ, इस्लाम धर्मी थे वहां पे, और बाइजेंटाइन मतलब ईसाइयों के साथ, सबके साथ संबंध हो गया था उनका। बट अब क्या कह रहे हैं, स्पेशल अरब का क्या योगदान रहा है? देखिए ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कीर्ति से परिचित थे। ठीक है, इन पर क्या कह रहे हैं कि ईसाई गिरजाघर और मठों के विद्वान यूनान और रोमन विद्वानों की कीर्तियों से परिचित थे। रोमन में जो विद्वान रहे हैं पहले, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताया है, उनकी कीर्तियों से भली भांति परिचित थे। अनेक विद्वान थे प्लेटो और अरस्तु, जिनके अनुवाद को पढ़ा गया था। बहुत सारी जो पांडुलिपियां उनकी पढ़ी गई थी प्लेटो और अरस्तु के बारे, जो यूनान के स्पेशल रहे हैं। अरस्तु और प्लेटो कहाँ से बिलोंग करते थे? यूनान से। ठीक है, तो अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाना जाते थे। ये क्या कह रहा है, प्लेटो तो ठीक है, इसको एक तरफ रख दीजिए। ये कह रहा है कि अफलातून और एरिस्टोटल ये अरस्तु के नाम है। अभी सीधा सीधा तो आपको बताएंगे नहीं, थोड़ा चीजों को कंफ्यूज करते ही बताते हैं। अफलातून और अरिस्टोटल अरस्तु के नाम है, तो कई बार अरस्तु की जगह अफलातून लिखा है या अरिस्टोटल लिखा है, तो डोंट कंफ्यूज। ठीक है, अरबी में भाषा में, और एक है प्लेटो। तो इन दोनों के बहुत सारे अनुवाद है, उनकी बुकें हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ा गया कि कहाँ से बिलोंग करते थे, अरब से। ठीक है, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन करे थे। सॉरी, ये
यूनान से थे, ये दोनों कहाँ से थे? यूनान से। यूनान सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। और विद्वानों ने बहुत सारी कृतियां, बहुत सारे अनुवाद लिखे, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, गणित के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन संबंधित चीजें स्टार्ट हो चुकी थी, खोज होनी शुरू हो गई थी। टोलेमी का अल्मजेस्ट खगोल शास्त्र रचित ग्रंथ, तो ये याद रखना, टोलेमी का जो ग्रंथ है अल्मजेस्ट, ये इसका ग्रंथ किसका है? टोलेमी का। तो एक एक बुक आप साइड अपनी नोट डाउन कर लीजिए ना, बुक आप माइंड में मतलब दिन भर में कॉपी में नोट डाउन करो। और क्या होता है, जैसे दिन में घूमते फिरते रहो, कहीं भी एक अपना जो पेपर है कहीं भी रख दीजिए और रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। एक टॉपिक आपने आज किया, उसको आज के आज ही कवर कर लीजिए। खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ है, टाइमिंग है इसका 140 ईस्वी। तो विद्वानों की जो टाइमिंग है थोड़ा सा अपने माइंड में होना चाहिए, जैसे मैंने आपको सीसरो का बताया। उसके बाद ये आपका खगोल शास्त्र में किसका है, किसका भी, ये आपका 140 वाला जो टाइमिंग है ये आपका टोलेमी का है। तो कई बार विद्वानों को मिलान करने दे देते, कौन से पहले आया कौन सा बाद में आया, तो वो चीजें यहाँ से कवर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अरबी भाषा के शब्द एक शब्द है उपपद, ये अरबी भाषा का, इसका उल्लेख, इसका मतलब है यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। कभी भी आपसे पूछ ले उपपद शब्द किसको दर्शाता है? रोम कला को, ठीक है, फ्लोरेंस नगर को। तो याद रखना ये यूनान और अरबी भाषा के बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है एक शब्द उपपद। नेक्स्ट लिखिए, मुसलमान लेखक इतने इतावली दुनिया में ज्ञानी माने जाते थे। अरबी के हकीम और मध्य एशिया की बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसीना, और आयुर्वेदिक विश्व के, मतलब ये क्या कह रहे हैं, आपको नाम याद करा रहे हैं और जस्ट दार्शनिक हो गए उनकी बुक्स। कह रहे हैं कि बुखारा का एक दार्शनिक था, मध्य एशिया में एक जगह है बुखारा, पढ़ते हैं ना जब मेडिवल पढ़ते हैं बुखारा को, ठीक है। बुखारा का दार्शनिक था इब्न सीना, ठीक है, इब्न सीना है। लातिनी में इसको एविसीना कहते हैं, ठीक है, याद हो गया भाई, इसका जो जगह है वो बुखारा में पड़ती है और ये इब्न सीना है। अगर इसका दूसरा लैंग्वेज में नाम देखें तो एविसीना है, यहाँ तक याद हो गया। और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी, एक आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक है अल राजी, या इसको रेजिस भी कहा जाता है। ये सम्मिलित है किस चीज में? अरबी के मतलब अरबी के ज्ञान को देने में। कौन कौन? एक तो बुखारा का है इब्न सीना, और दूसरा जो है वो आयुर्विज्ञान विश्वकोश का लेखन अल राजी, या क्या बोलते हैं, रेजिस। दोनों ही अरब से हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा बताया है विज्ञान और दर्शन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद, ये स्पेन से है भाई, अरबी दार्शनिक इब्न रुशद। लातिनी में इसको अविरोज कहते हैं। दार्शनिक ज्ञान, फेलुबस और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाया और दृष्टिकोण की चर्चा की। हमसे इतना ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, हमसे सिर्फ पूछा जाता है कि जो आपका है अब इब्न रुशद का दूसरा नाम अविरोज, या लातिनी में इसको क्या बोलते हैं, अविरोज, कहाँ से बिलोंग करता था? स्पेन से, ठीक है। अल राजी का रेसेज कहाँ से बिलोंग करता था? अरब से। आयुर्विज्ञान विश्वकोश का लेखक था। बुखारा से कौन था? इब्न सीना। ऐसे आपको एक कॉपी पे नोट डाउन करने हैं और इसको अच्छे से याद करना है। मानवतावादी अपनी बात लोगों को एक तरह से पहुंचाने लगे थे, मतलब ये क्या ही कह रहा है कि इन लोगों का काफी ज्यादा योगदान रहा है क्या, विज्ञान और दर्शन को बढ़ाने में, ओवरऑल पूरे विश्व में, या फिर कह सकते हैं आप इटली में। नेक्स्ट चलते हैं, कलाकार और यथार्थवाद। उन लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों की केवल, पहले वर्ड को ही समझ लीजिए। कलाकार क्या होते हैं आपको भी पता, आर्टिस्ट कौन होते हैं, चाहे वो आपका नाटक लिखने वाला है, चाहे नाटक करने वाला है, चाहे पेंटिंग करने वाला है, एक तरह से कला है जिसके अंदर। और यथार्थ क्या होता है? आपको सच्चाई की तरफ, जो ओरिजिनल चीज है उसकी तरफ आपको ले जाए, ठीक है, झूठ ना हो जिसमें, यथार्थवादी, ठीक है। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, कला, वास्तुकला ग्रंथों ने भी मानवतावादी विचारों को फैलाने में भूमिका निभाई। अब ये क्या कह रहा है कि सिर्फ आपको बता के कि उसका भला करो, उसका भला करो, उसके बारे में सोचो, यही नहीं, यहाँ आपको क्या है, कला के द्वारा भी आपको दिखाया जा सकता है। आपको कोई पिक्चर्स दिखाई गई है पूरी, ठीक है, जैसे कोई रानी है, अब वो जो मरियम है, वो सुना आपने, जो उसके अपने राजकुमार के वियोग में रो रही है, उसको दिखाया गया है कि वो राजकुमार के लिए रो रही है, सामने उसके परिवार वाले पानी लेके खड़े हैं
और वो बार बार उसको याद कर रही है, तो पूरी पिक्चर से उसको दिखाया गया है। ठीक है, मैरी है जो ईसा मसीह की माँ है, वो गोद में ले रही है ईसा मसीह को, कैसे दुख चीज उसकी दिखाई गई है, मतलब पिक्चर से आपको समझाया गया है मानवतावाद को। तो ये कह रहा है कि कला से भी आपको चीजें समझाई जा सकती है। पिक्चर्स में आपको कई बार दिखता है, आप पिक्चर से ही समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज हुई होगी जरूर, तो वो चीजें हैं। तो ऐसी ऐसी कला भी हुई थी। कला में रची बसी होती है, इसके सार को पकड़, मतलब ये कह रहे हैं कला के बारे में ही बताया जा रहा है आपको कि क्या क्या कला में था और क्या क्या पिक्चर्स बनाए गए, इनको आप देख लीजिए। और ये पिक्चर्स बनाया हुआ प्रार्थना कर रहा है ऐसे हाथ जोड़ के, और इसी के बारे में कि ये क्या दिखाना चाह रहा है। उसके बाद है आपका एक दीपाइटा चित्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। दीपाइटा ए माइकल एंजिलो के द्वारा बनाया गया, तो ये क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा जाता है कि दीपाइटा चित्र का नाम है दीपाइटा चित्र माइकल के एंजिलो ने मेरी को ईसा मसीह के शरीर का धारण करते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपकी मैरी है और ये ईसा मसीह को ऐसे गोद में लिए हुए है, दुख चीजें दिखाई गई हैं। तो क्या है, एक तरह से ये पिक्चर्स के द्वारा ही मानवता को दर्शाया गया है, कि दिखाया गया कि देखिए एक माँ की ममता और एक ईसा मसीह को कैसे मतलब ये गोद में ली हुई है। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें इसी में है। पहले के कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र और अब के जो कलाकार के चित्र थे वो काफी अलग थे, तो और चीजें काफी डिफरेंट मिलती थी। और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति भी आदर और परंपराएं दिखाई गई है इताली में। दोनों तल्लो ने सजीव मूर्ति, ये भी एक मूर्तिकार था, क्या नाम था इसका, दोनातल्लो। इसने एक सजीव मूर्तिकार, मतलब एक अच्छी तरह से मूर्तियों को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया। ये क्या था, चित्रकार नहीं था, मूर्तिकार था, ये याद रखना। दोनातल्लो पूछेंगे आपसे, साहित्यकार था, मूर्तिकार था, स्पेशली एक मूर्तिकार था। हालांकि बहुत सारे जो है आर्टिस्ट ऐसे थे जिनके साथ बहुत ज्यादा, जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी होती थी, पर जो स्पेशल एक चीज में महान होता है उसके बारे में ज्यादा उसको ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, कलाकारों द्वारा हुबहू आकृति जैसे मूर्तियों को बनाने की चाह, वैज्ञानिक कार्यों की सहायता मिली, नर कंकालों का अध्ययन किया गया, कॉलेजों में प्रयोगशालाओं में क्या किया गया था, उनको ले जाई जाती थी, बॉडी को उनको चीर फाड़ की जाती थी। तो स्पेशल किसके बारे में बताया गया कि बेल्जियम मूल के आंड्रियस वेसिलियस पादुआ विश्वविद्यालय में, मतलब इन दोनों विद्यालय में, बेल्जियम का तो ये वाला विद्यालय था, बेल्जियम का आंड्रियस वेसिलियस, ठीक है, और इटली में आपको पता ही है ये पादुआ विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालयों में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म बिल्कुल बारीक परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की। अब जो डॉक्टरी चीजें चल रही है वो इन विश्वविद्यालयों में चल रही है। अभी तो मानवतावाद की शिक्षा चल रही थी, अब भी उसको बिल्कुल डीप में पढ़ा रहे थे, क्या किसके अंदर क्या पार्ट है, कैसे कैसे क्या चीजें होती है वो सब। ठीक है, आगे देखिए, लियोनार्डो दा विंची के बारे में दिखाया गया है, उसकी जो फोटोज है वो दिखाई गई है। एक मिनट, देखिए यह स्वनिर्मित रूप चित्र, मतलब खुद बनाया हुआ, किसका, लियोनार्डो दा विंची। ये क्या था भाई, एक लियोनार्डो तो चित्रकार रहा है मेनली, इस जिसने आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना और विज्ञान को लेकर गणित शास्त्र, कला बहुत ज्यादा इसके अंदर थे। मोनालिसा द लास्ट सफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछी जाती है। मोनालिसा द लास्ट सफर चित्र ये किसके द्वारा बनाए गए थे, द लास्ट सफर, अंतिम सफर, ठीक है, और मोनालिसा एक जो औरत थी मोनालिसा, इन दोनों की पिक्चर्स किसके द्वारा बनाई गई थी, जब भी मैं बता रही थी आपको, जो मोनालिसा हंसती हुई दिखती है, बहुत अच्छी पिक्चर्स इसकी थी, तो ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई, और इसने अपना लाइव फोटो खुद ही बना रखा, अपना मतलब अपना रूप चित्र भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने क्या किया हुआ था, यथार्थ चित्र बनाए हुए थे। अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित ज्ञान चित्रकार, मतलब ये क्या चीज है, यही दिखा रहा है, लेप चित्र, तेल चित्र, वो सारे चित्र स्टार्ट हो गए थे, यथार्थवादी चित्र थे। तो यथार्थवाद को वर्ड याद करना, रियलिज्म मतलब यथार्थ, यथार्थ की तरफ ले जाना, पॉजिटिव, सच, इन चीजों को जानना। नेक्स्ट चलते हैं वास्तुकला। देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, हालांकि मैंने आपको अच्छे से समझाया, अब एक बार आपको अच्छे से डीप समझना है इसको, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। सबसे मेन दिक्कत क्या होती है, टॉपिक आपको समझ नहीं आता, वो मैंने आपको समझा दिया। विज्ञान और अरबियों के साथ योगदान रहा है, तो मैंने आपको बताया प्लेटो और अफलातून है, अरबी थे, यूनानी थे, और जो अफलातून है वो अरिस्टोटल और अरस्तु के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे यूनानी ग्रंथों अरबियों का इनका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया लैंग्वेज में, अपनी समझने वाली लैंग्वेज में इन बुकों का ट्रांसलेट किया गया।
टोलेमी का अल्जेमिस्ट, ये जो खगोल शास्त्र का ग्रंथ रहा है। उपपद का मतलब होता है यूनानी और अरबी भाषा के बीच का संबंध। बुखारा का इब्न सीना था। और विश्वकोश का लेखक अल राजी, आयुर्विज्ञान का, इसको याद रखना है। इब्न रशद को याद रखना है। नेक्स्ट है कलाकार। मैंने आपको बताया था कला के द्वारा आपको चीजों को कैसे दिखाया जाए, और इसमें ही ये कला के द्वारा आपको कैसे दिखाया जाता है, ये पिक्चर्स बताए गए हैं, वो देख लीजिए। हाथ प्रातः रथ हस्त, मतलब आपको हाथ जोड़ के दिखाया गया कि इसके हाथों में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, कैसे प्रार्थना की हुई है। माइकल एंजेलो ने पिक्चर्स बनाए, चित्र बनाया, चित्र का नाम है दी पाइटा, ठीक है। और ये मैरी और इसके जो ईसा मसीह का पिक्चर्स है। एक मूर्तिकार था डोनाटेल्लो, ये मूर्तिकार था, इसने बिल्कुल एक मूर्तियों में हूबहू ऐसे दिखाया, बिल्कुल जैसे कि एक लाइव इंसान बैठा हुआ हो। 2 विश्वविद्यालय थे जिनमें क्या किया जाता, आयुर्विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है लियोनार्डो दा विंची ने ये 2 चित्र बनाए हैं, मोनालिसा और द लास्ट सफर। और उसके बाद इसने अपना जो सौमित्र चित्र है, ये अपना खुद का पिक्चर्स भी बनाई हुई है। तो ये चित्रकारों ने बहुत ज्यादा, तेल चित्र है, तेल चित्र बोले जाते हैं, एक लेप सी करके जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, तेल चित्र बनाए इन्होंने, ठीक है। यथार्थवादी चीजों को दिखाया। अब है वास्तुकला। 15वीं शताब्दी में रोम, मतलब अपने भव्य नगर जो बने हुए थे, उनमें भव्य भव्य आपके चर्च बने हुए थे, बहुत सारी चीजें बनी हुई थी, तो वो सब इसमें दिखाया गया है कि उनको इस तरह से दिखाया गया है, उन शैली को, उन मूर्तियों को, उन चीजों को, कि आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एज इट इज ही बनाई गई हो। उदाहरण है माइकल एंजेलो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, माइकल एंजेलो, ठीक है। माइकल एंजेलो बुआनारोती, वैसे खाली इसका नाम एंजेलो के नाम से जाना जाता है, बट पूरा नाम पूछा जाए माइकल एंजेलो बुआनारोती, ठीक है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, ये पोप है, सिस्टीन पोप, मतलब पोप का नाम है सिस्टीन, ठीक है। जैसे पोप हेनरी था, पोप सिस्टीन था, पोप पायस था, पोप के नाम थे। पोप कौन थे, चर्च के जो मेन होते थे अधिकारी, पोप। तो यहाँ पे सिस्टीन की एक चर्च था, उस पर ये सारी चीजें बनाई हुई इसने, लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन। इसने कहा कि जो गुंबद का जो डिजाइन है वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था, एंजेलो के द्वारा। तो ये क्या है, एज इट इज, जिसने जैसा उसको एक आर्किटेक्चर का काम किया, जैसा गुंबद बनाया एज इट इज ही फिर बनाया गया था, ठीक है। दिखाया गया होगा वो गुंबद, आगे दिखाया जाएगा। ये रहा, ये वाला जो गुंबद है, ये माइकल एंजेलो ने इसका क्या है, इसका मैप तैयार किया था, नक्शा तैयार किया था, और ऐसे एज इट इज इसको बनाया गया था। तो ये एंजेलो के द्वारा तैयार किया गया था। और दूसरा है, दूसरा क्या था भाई, ये जो पिक्चर्स है, ये क्या है, सिस्टीन की जो छत है, इस पर ये जो लेप चित्र बनाए, ये वाले जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये सब माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। इसमें एज इट इज रिप्रेजेंट किया हुआ था चीजों को, कलाओं को, मानवतावादी चीजों को दिखाया गया था। प्रथम मुद्रित पुस्तकें, मतलब जो अब क्या होता, कागज आ गया था यूरोप में, चीन से अरब, अरब से यूरोप में, और कागज आ गया तो आपको पता है प्रिंटिंग मशीन भी स्थापित होगी, बुकें भी छपने लगी। अब जो चीज एक बंदे को, हम कहते थे, पादरी ही बताते थे बाइबल में ये लिखा हुआ है, आम लोग नहीं जानती थी, क्योंकि वो लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती थी। फिर क्या हुआ, आम लैंग्वेज में, आम भाषा में ऐसी पिक्चर्स बनाया जाने लगा, आम लैंग्वेज में, आम भाषा में ऐसी पिक्चर्स बनाई जाने लगी, जिसमें क्या था कि आम भाषा में बुक्स लिखी जाने लगी, जिसको सब पढ़ सकते थे, मैं भी, आप भी, ऐसे इस नॉर्मल सी लैंग्वेज आम लोगों की जैसी, ठीक है। तो देखते थे कि बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं, जैसे पादरी हमें बताते हैं। तो लोगों की जो मेंटलिटी, चीजें बहुत चेंज हुई कि हमें पागल बनाया गया, आज तक हमें झूठा बनाया गया। तो प्रथम मुद्रित पुस्तकें देखिए, दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्र मूर्तियां, ये कह रहा है, अगर आपको लेप चित्र देखना है, आपको ताजमहल देखना है, आपको लाल किला देखना है, ठीक है, आपको कुछ भी देखनी है, कोई चीज ऐसी देखनी है जो मतलब खास है कहीं की भी, ठीक है, आपको जयपुर भवन देखने, तो आपको लाइव वहां जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो यही वो कह रहा है कि अगर आप किसी कोई चीज देखनी तो उस लाइव उनको इटली आना पड़ेगा। अगर इटली के बारे में कुछ जानना है तो वो बुकों से जान सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ के हरियाणा के पानीपत के बारे में किसी को, या फिर आप बोल सकते हैं दिल्ली के बारे में किसी को जाना, बुकों से जान सकते हैं, लाइव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन चीजों के बारे में जानना हो तो इटली की यात्रा करनी पड़ेगी, अगर कुछ भी इटली के बारे में लिखा हो तो विदेशों तक पहुंच सकता है। तो वही चीजें ये बता रहा है। मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोलों, अब वही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि चीनियों से मंगोलों, मंगोल कौन थे, अरब से थे, और उसके बाद यूरोप तक फैली हुई है ये चीजें, ठीक है। धीरे धीरे इनका पूरा विकास हुआ है।
और क्या कहते हैं कि यात्राओं के दौरान इन तकनीकों से परिचित हुए। अब ये मंगोल शासकों के राज दरबार में मार्को पोलो गया था, कुबुलाई खान के दरबार में मार्को पोलो वहां रहा था, कई चीजें वहां से सीखने को मिली थी। आग्नेय शास्त्र, कंपास, फलक, ये सारी चीजें वहीं से आई है। इससे पहले किसी ग्रंथ को कुछ ही हस्त मतलब कहते हैं कुछ ही हाथों से लिखा जाता था, बहुत लंबा लंबा टाइम लग जाता था। एक बुक इतने इतने सालों में तैयार होती थी, एक ही बंदे के पास रहेगी, वो अपनी लैंग्वेज के तरीके से पढ़ेगा, आम लोगों को कुछ नहीं पता होगा। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले कारखाने का निर्माण किया और उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी, जिससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक ही प्रतिलिपि छाप सकता था। सबसे पहले आपको पता है जो है प्रिंटिंग मशीन जर्मन में स्थापित हुई थी, गुटेनबर्ग के द्वारा स्थापित की गई थी और 150 प्रतियां छापी गई बाइबल की, मतलब 150 चीजें छाप दी गई थी, 150 बुक्स की मतलब पेज जिस पर लिखा हुआ था बाइबल छाप दी गई थी। इस 150 में इतनी टाइम में सिर्फ एक ही लिखी जा सकती थी। ठीक है, तो ये बता रहा है। और ये सारी पुस्तकें हैं, दूर दूर तक जाने लगी, सब इनके विचारों से प्रभावित हुए, पढ़ने लगे और ये सारी चीजें आल्पस पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने लगी और बौद्धिक मेंटली जो चीजें है वो शार्प हुई। मनुष्य की एक नई संकल्पना। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये, इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव को बहुत ज्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी पुस्तिका मतलब वही चीज है, माइंड डेवलप होने लगा था, इसमें इतना कुछ नहीं है कि हम इस पर बहुत ज्यादा जोर दें। अब जाते हैं हम एक मैकियावेली। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसने जो बुक लिखी है वो द प्रिंस लिखी है, ये सभी को याद रहती है और नहीं याद है तो याद रख लीजिए। मैकियावेली, इसको पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली, बुक्स का नाम है द प्रिंस। और जो भारत में जो बुक्स लिखी गई थी वो कौटिल्य की या चाणक्य की अर्थशास्त्र और द प्रिंस बुक का हमेशा क्या कंपेयर किया जाता है, ये भी राजनीति पर है और वो भी राजनीति पर थी। इसको क्या कहा जाता है, मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता था और चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। काल्पनिक बातों को, ये क्योंकि बहुत सारे राजाओं का सचिव रहा है, बहुत सारी राजा थे ना उनका सचिव रहा, राजनीति में बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए इसने राजनीति को बहुत ही डीप तरीके से लिखा हुआ है कि राजा को अपनी प्रजा के लिए कैसे शासन करना चाहिए, ऐसे शासन करे कि एक शेर और एक बकरी या एक भेड़ कुछ भी हो एक ही घाट पे पानी पी सके, इस तरह का शासन राजा को करना चाहिए। मैकियावेली ने बहुत सारी अपनी बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो ये बुक है द प्रिंस इसकी, और इसने इसमें मानवतावाद के बारे में लिखा हुआ है, तो वो एक बार आप देख लीजिए कि मानवतावाद के बारे में इसने क्या लिखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये कह रहा है कि काल्पनिक बातों पर ना जाइए, काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दिया जाए तो केवल उस विषय पर जाइए। इंसान क्या है, मनुष्य के बारे में चर्चा होती रहती है, वो अपने आदमी है, इंसान है जो अपनी बुराइयों को ज्यादा दिखाता है दूसरों को, जो उसकी काबिलियत है उसको बाहर नहीं लेके आता। जितना भी हो सके इसको गुस्सा आएगा, उसको उसके अंदर गुस्सा आने की बीमारी है, उसको दबा नहीं सकता। अगर वो कुछ अच्छा भी करा 5 मिनट बाद फिर उसको गुस्सा आना, उसकी अच्छी चीजें बुराइयां हावी हो जाती है। पर ये भी कहता है कि इंसान पता नहीं क्यों अपनी बुरी चीजों को शो ऑफ करता है, अच्छाइयों को क्यों नहीं दिखाता, तो वही चीजें इसमें इसने बताई हुई है। अभी महिलाएं आती है, महिलाओं की आकांक्षाएं। ठीक है, जैसे ही हमारा 10 मिनट बाद टॉपिक खत्म होने वाला है और एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करना अक्सर बच्चे कहते हैं जब मैम दोबारा रिवाइज होता ना और अच्छे से याद होता है। वास्तुकला को पढ़ रहे हैं, वास्तुकला में क्या है, क्या अभी अलग अलग चित्र बनाए गए, अलग अलग पिक्चर्स बनाई गई, वो आम जनता को दिखाया गया, पोप की चीजों को दिखाया गया, जो है ईसा मसीह की बातों को दिखाया गया, मानवतावाद को दिखाया गया। तो स्पेशल जो वास्तुकार है, श्रेष्ठ उदाहरण बताया गया एंजेलो है। एंजेलो है, इसने क्या बनाया, तो पूछ सकते हैं आपको, सिस्टीन चैपल की भीतरी छत पर लेप चित्र किसके द्वारा बनाया गया, दी पाइटा नामक प्रतिमा, और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद की जो डिजाइन है वो किसने बनाई, तो सब एंजेलो ने। दी पाइटा कौन सा, मैरी का पिक्चर्स था। और सिस्टीन की, ये जो सिस्टीन है पोप, इसकी जो आपने वो दिखाए पिक्चर्स बनाई हुई है। ठीक है, और गुंबद आपको दिखाई गया, ये गुंबद उसी एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। मुद्रित पुस्तकें हैं, आपको पता सबसे पहले जर्मन में गुटेनबर्ग ने और 150 प्रतियां छापी थी, और उसके बाद तब तक मनुष्य सिर्फ एक ही छाप सकता था, आम भिक्षु, और इसने 150, तो आम जनता तक जाने लगी और इसका काफी प्रचार हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है मानवता की एक नई संकल्पना है कि मानवतावादी, ये देख लीजिए, मानवतावादी फ्रेंचेस्को बरबारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने के लिए एक विशेष गुण कहकर तरफदारी की है,
लॉरेंजो वल्ला, मतलब ये कह रहे हैं कि संपत्ति को, आपकी जो संपत्ति है उसको अपना अधिकार दो, उसको रखो अपने पास। ऐसी बात नहीं है कि संपत्ति ये सामंत की है, संपत्ति ये कुलीन वर्ग वालों की है, ऐसा नहीं है। आप संपत्ति को अपना हक दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जायज होना चाहिए। मैकियावेली की द प्रिंस है, और उसने मनुष्य के बारे में बताया कि वो अपनी बाहरी चीजों को ज्यादा शो ऑफ करता है। महिलाओं की आकांक्षाएं, व्यक्तिगता, ठीक है, इंडिविजुअलिटी, मतलब इंडिविजुअल इंसान क्या सोचता है, ठीक है। नागरिकता के नए विचार में महिलाओं को दूर रखा गया था, जहां भी है पुरुषों को आगे रखा गया था। विश्वविद्यालय थे, पुरुषों को एजुकेशन दी जाती थी। कुछ महिलाएं सामने आई थी जो कहती थी कि हमें कुछ मिलना तो है नहीं है, फिर भी ज्ञान तो हमें रखना ही चाहिए। तो वही चीजें बताई जा रही है इसमें कि जो है मतलब इसको कोई ज्यादा नहीं इसमें कि जो मतलब ये कह रहा है कि जो महिलाएं दहेज लाती थी उससे वो अपने कारोबार चला लेते थे। दहेज प्रथा थी, उस पर मतलब महिलाओं को सिर्फ उनका एक साधन ही समझा जाता था, ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। मठों के जो भिक्षुण नन का जीवन है बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी। घर परिवार को चलाने वाले रूप में देखा जाता था, बस भाई घर का काम करो, तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आजकल ऐसा नहीं है। जितना एजुकेशन होगी उतनी ही जो माइंड है डेवलप होगा, वो अपना घर भी संभालेंगी, अपना परिवार भी, और एक अच्छी सोच भी उनके साथ होगी, ठीक है। तो अब ये सोच बदल चुकी है कि महिलाओं को घर ही रखो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, नहीं, महिलाएं अपना घर भी संभाल सकती है, अपना परिवार भी, बच्चे भी, और अपना एजुकेशन भी, और अपना उनका माइंड सेट रहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहेंगी। बस ये चीजें हैं, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाएगा। कुछ महिलाएं जो है बौद्धिक रचनात्मक थी, मतलब एक आधी महिलाएं आती है सामने जो मानवतावादी शिक्षा भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेल। अब बस इसका याद रखना कि आपको बार बार नाम पूछा जाए ना कौन सी महिला का नाम है। कसांद्रा मानवतावादी थी भैया। फेदेल, इसका क्या मानना था कि महिला को उस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। ना तो महिलाओं को, देखो एजुकेशन क्या थी उस टाइम पे, ना तो उनको कोई पुरस्कार मिलेगा, ना कुछ उनकी तारीफ होगी, बट फिर भी महिलाओं को एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, ठीक है। तो यही बात ये बताना चाहिए, बस इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा, बेचारी ने ये ज्यादा नहीं बोल पाई। महिलाओं के बारे में कहा कि एजुकेशन लो, शिक्षा लो, ठीक है। इस काल के अन्य प्रतिभाशाली एक महिला और आई है, वो है मर्चिसा इसाबेला दी इस्ते। मर्चिसा, इन दोनों का याद रखना। इटली की जॉब से कवित्री भी पूछी जा सकती है, या महिलाएं पूछी जा सकती है, या जो जिन्होंने एजुकेशन के लिए बोला वो पूछी जा सकती है। तो उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य का शासन किया था। यद्यपि मंटुआ एक छोटा सा राज्य था। कहां पर किया था भाई इसने? मंटुआ में। मंटुआ एक छोटा सा राज्य था और उसका जो दरबार है बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध माना जाता। महिलाओं की रचना से उनके लिए इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक स्वायत्ता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मर्चिसा इसाबेला दी इस्ता और दो महिलाएं आई हैं बस, कसांद्रा फेदेल। इन दो का रोल है, इनका नाम थोड़ा माइंड में बैठा लेना क्योंकि इन्होंने भी थोड़ी आवाज उठाई है। लेखक कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कास्टेलियोनी, इन्हें अपनी पुस्तक द कार्टियर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ था कि द कार्टियर, इसकी आत्मकथा भी बोल सकते हैं, इसकी पुस्तक भी बोल सकते हैं। द कोर्टियर, ये जो बुक है ये किसकी है? तो ये कास्टिलियोनी की है। कास्टिलियोनी इसकी बुक है द कार्टियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कह रहा है कि मेरे विचार में तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत तरीका, भाव गंभीर और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है, महिलाओं के बारे में बोल रहा है कि मेरे मामले में एक बातचीत करने का तरीका, एक एक्सप्रेशन महिला के अलग होने चाहिए। नजर नीची करके बोले, मतलब कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए महिलाओं की, कुछ गंभीरता अलग होनी चाहिए, कुछ पुरुषों में अलग होती है, कुछ महिलाओं में अलग होती है। तो उसी के बारे में बोल रहा है। चाल चलन अलग होना चाहिए, रहन सहन अलग होना चाहिए, महिलाएं थोड़ी सी बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती उसको, इस बारे में ये कह रहा है। ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद होना शुरू हो गया था, इसमें कुछ नहीं है। अब जब धर्म आम लोग अवेयर हो गए, अवेयरनेस होगी, ठीक है, चर्च है, धर्म है और नॉर्मल है, बीच झगड़ा होगा ही शुरू, तो वो चीज इसके अंदर दिखाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं लिख देती हूँ वहां याद रखना। इसकी बुक्स का नाम है यूटापिया। टॉमस मूर की जो बुक थी वो थी यूटापिया, जिसमें इसने एक आदर्श समाज के बारे में बताया कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो सबके बारे में सोचे। उसके बाद हॉलैंड का था इरेस्मस।
आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, टॉमस मूर कहाँ से बिलोंग करता था? इंग्लैंड से। इरेस्मस कहाँ से बिलोंग करता था? हॉलैंड से। तो इरेस्मस हॉलैंड से था और टॉमस मूर इंग्लैंड से था। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया था भाई, इनका मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों की बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था है। इसने स्पेशल और पाप स्वीकारोक्ति, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पाप, आपने बहुत पाप किए हैं, पृथ्वी मुंह नहीं करती है। आपको क्या करना चाहिए, अपने पाप को कम करने के लिए इतना पैसा दो जितना बड़ा पाप हो, फिर पृथ्वी थोड़ी हल्की हो जाएगी और मुंह करने लगेगी। ये चीज इसने बता दी थी, ठीक है। तो टॉमस मूर और इरेस्मस का मानना है कि चर्च एक लालची है, लोभी है, और उसने बताया कि ये रीति रिवाज वो चलाता है, आम जनता को लूटता है। इसने भी आवाज उठाई थी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान, ये जो शासक था ना, कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान, ये इसी ने जारी किया था। कॉन्स्टेंटाइन ने अनुदान पत्र जो जारी किया था, अभी दान पत्र में डालो अपने पाप के बारे में लिख के, तो इसी ने ही इसको मान्यता दे दी थी कि चर्च को कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है, ले लीजिए आप पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके खिलाफ जो आवाज उठाई थी वो मार्टिन लूथर ने उठाई थी, जर्मन युवा मार्टिन लूथर, जिसने बाइबल का अनुवाद किया था जर्मनी लैंग्वेज में। ये क्या था, कैथोलिक चर्च के विरोध में इसने जंग छेड़ी थी। देखिए, चर्च जब शुरू होती है, ये टॉपिक है, चर्च धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते उसी में दिखता है कि चर्च था। चर्च की स्थापना किसने की थी? पीटर ने। पीटर कौन था? ईसा मसीह का शिष्य है। चर्च क्यों बनाया गया था? कि भी हम ईसा मसीह के रीति रिवाजों, चीजों, बातों को मान सके, पूजा कर सके, ठीक है। चर्च में बुराइयां आने लगी थी। चर्च का नाम था कैथोलिक चर्च, बोला जाता था कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च में बुराइयां आने लगी थी, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई थी किसने? मार्टिन लूथर ने। और दूसरे चर्च की बाद में अपने दूसरे चर्च की स्थापना की थी, जिसको बोलते हैं प्रोटेस्ट चर्च, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है। इसने उसके खिलाफ क्या है, काफी आवाज उठाई। कैथोलिक चर्च के भी इसकी बुराई है, जिसको दूर करो, चर्च को ऐसे बदनाम मत करो। और उसका जो उसने प्रोटेस्टेट ये वाली विचारधारा आई थी इसकी। कैथोलिक के स्थान पर इसने प्रोटेस्ट चर्च की स्थापना की थी। और ये वाला जो चर्च है, उसके बाद में जब मार्टिन लूथर तो रहा नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाती है, इसके अलग अलग मत, अलग अलग विचार इसमें आने लगे थे, तो अलग अलग विचारों को फैलाया गया था। उसके बाद कैरोलिन ने इसको काफी लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद व्यापारियों के समर्थन मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने मतलब इसको लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया था। और यही जर्मन सुधारक जैसे एनाबेस्टिक संप्रदाय नेता, इसी के कई उग्र सुधारक थे। मतलब कुल मिलाकर इसी के बारे में बताया गया है कि फिर आगे इसको काफी बढ़ाया गया था। ये भी मार्टिन लूथर के बारे में ही बताया गया है। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी भाषा में, सॉरी नोट जर्मनी, बाइबल का अनुवाद करने वाला लूथरवादी अंग्रेज विलियम टेडेंट ने प्रोटेस्ट को इस तरह समर्थन किया। ये कह रहे हैं, वो तो उसने तो जर्मनी भाषा में किया था, ये कह रहे कि बाइबल का अनुवाद करने वाला लूथरवादी अंग्रेज जिसका नाम है विलियम टेडेंट। अब से आपसे पूछा जाए बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में पूछा जाए तो लैंग्वेज याद रखना, विलियम टेंडेल, विलियम टेंडेल, ठीक है। ये तो लूथरवादी मतलब मार्टिन लूथर की विचारधारा को मानता था। इसने इन सारी चीजों में बताया, डिटेल में बताया लोगों को कि अंधविश्वास, इन सब चीजों के बारे में इसने डिटेल में बताया, ठीक है। लूथर में आमूल परिवाद का समर्थन नहीं किया। रिडिकलिज्म मतलब ये कहता है कि ज्यादा चेंज मत करो। लूथरवादी के अंदर एक जो कमी थी जिसके कारण इसका मतलब विनाश माना जाता है, ये कृषकों को, राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता था। ये कहता था चर्च में चेंज करो, कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करो, पर किसान जो भुगत रहा है, जो उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है सामंत के खिलाफ, उसको आवाज नहीं उठानी चाहिए। तो ये इस परिवर्तन को चेंज नहीं करने देना चाहता था। तो कमीशन पूछा जाए कि आमूल परिवर्तनवाद का समर्थक था या नहीं था? नहीं था, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बस इसकी विचारधारा थी कि इसको चेंज कर दो, किसको? कैथोलिक चर्च को चेंज करके प्रोटेस्टेंट चर्च बना दिया जाए, और उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो बुराइयां से दूर कर दी जाएगी। अब देख लीजिए बुक्स का नाम, टॉमस मूर की यूटोपिया, अभी मैंने आपको बताई थी, जिसमें समाज के बारे में बताया गया। 1516 में, 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 1905 थीसिस। देखिए, जब इसने कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज उठाई थी, कैथोलिक चर्च के खिलाफ इसने आवाज उठाई, ठीक है, तो इसने कौन सा चर्च बोला? प्रोटेस्टेंट चर्च बनाइए। तो पूछा जाए प्रोटेस्टेंट चर्च का संबंध किससे है? मार्टिन लूथर से, ठीक है, मार्टिन लूथर।
इसने उसके खिलाफ, लूथर ने बाइबल में क्या है, हाँ 95 थीसिस मतलब 95 प्रीति छापी, मतलब उसके खिलाफ जो 95 जो अपनी स्टेटमेंट दी 95 लोगों तक जाए, भाई इसके खिलाफ इसमें बातें लिखी हुई थी। तो पूछी जाती कितनी थीसिस छापी थी उसने, 95 थीसिस छापी थी उसने। लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया गया था, ठीक है भाई, कब, 1522 में। जर्मनी में किसान विद्रोह हुआ था 1525 में, जब इसने कहा था भी आपको कोई हक नहीं है राजा के खिलाफ विद्रोह करने का। एंड्रियास वेसिलियन द्वारा ओन एटोनॉमी ग्रंथ की रचना की गई। तो आपसे पूछा जाए ओन एनोटॉमी ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, एंट्रियास वेसेलियस, ठीक है, एनाटॉमी एंट्रियास। इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी थे। इंग्लैंड के जो चर्च के प्रमुख हेड होते थे वो राजा और रानी होते थे, ठीक है। गेर हार्ट्स मर्केटर इंपॉर्टेंट है भाई, नाम थोड़े अटपटे पर आप पढ़ोगे जब कोई दिक्कत नहीं है। गेर हार्टर मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। पूछा जाए पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, गेर हार्ट्स मर्केटर। पोप ग्रेगरी 13, ठीक है। पोप अलग अलग होते थे, मैंने कहा था पोप, पोप देख लीजिए, ये पोप है, नाम है ग्रेगरी 13, 13वां, ग्रेगरी 13वां द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन हुआ। आपसे पूछा जाए ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया गया, ग्रेगरी मतलब 12वें ने, ग्रेगरी 11वें ने, ग्रेगरी 9वें ने। तो ग्रेगरी जो 13वां था ना, इसने ही ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन किया। विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर प्रिय संचरण से जोड़ा। विलियम हार्वे ने हृदय को, जो हमारा हृदय उसको रुधिर प्रिय संचरण से जोड़ा। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की गई। आइजल न्यूटन या प्रिंसिपी मैथेटिका का प्रकाशन। तो ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़नी तो जरूर पड़ेगी। कोपरनिक्स क्रांति, वही मैंने आपको बताया था कि कोपरनिक्स ने जो सिद्धांत दिया था, कोपरनिक्स ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या था, खगोलीय का अर्थ देवी अस्वर्गीय है, जबकि पार्थिव में दुनियादारी गुण अंतर्निहित है, पोप के द्वारा कहा गया। देखिए कोपरनिक्स क्रांति क्या है, ये किसके द्वारा दिया गया था, कोपरनिक्स के द्वारा। इसने क्या कहा था, मनुष्य पापी है, इसे वैज्ञानिकों ने पूर्णतः क्या कर दिया था, साबित कर दिया था कि मनुष्य पापी है। वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से इसको दिखाया गया था। मार्टिन लूथर के समकालीन थे कोपरनिक्स। देखिए मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिक्स ने काम किया और ईसाइयों को यह विश्वास दिलाया कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण यह स्थिर है। मतलब इसने इसको क्या कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। कोपरनिक्स ने क्या कहा था, ईसाई बार बार क्या कह रहे हैं, ईसाइयों ने कहा, विश्वास दिलाया कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। वही चीजें बार बार आ रही है, हिल नहीं रही इसलिए ये करती है वो करती है। कोपरनिक्स ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिक्स एक निष्ठावान ईसाई था और वह इस बात से भयभीत था कि उसकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकरण घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी और यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनिबस, ठीक है, रिवोल्यूशन नहीं, रिव्यूनिबस, रिवोल्यूशनिबस मतलब ये वाला कुछ वर्ड है इसका, रिवल्यू के याद रखना, उसके बाद सनीबस, रिवोल्यूशनिबस, ठीक है। तो ये जो इसकी पांडुलिपि थी इसको ये प्रकाशित नहीं कर पाया था। अब कोपरनिक्स ने अपना सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी घूमती है, सब घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने जो पृथ्वी सब चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सब सिद्धांत इसने दिए थे। बट ये ईसाई था, ईसाई धर्म को मानता था, बट इसने क्या किया, डर था इसको, जैसे ही मैंने ये अपना सिद्धांत सबके सामने पेश किया पूरे ईसाई में तहलकहल मच जाएगी। तो अपने जीते जी तो ये अपने इस सिद्धांत को किसी को दे नहीं पाया। बढ़ते वक्त अपना जो ये पांडुलिपि है ये अपने दोस्त को दे के चला गया था। अपनी मृत्यु शैया पे पड़ा था पांडुलिपि को अपने अनुयायी, किसको, जोसिम रिटिकस, जोसिम रिटिकस को सौंप दी थी इसने, जोसिम रिटिकस को सौंप दी थी। और बाद में फिर इसकी जो बातें है सामने आई थी, निकल के आगे आई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कौन आया था, केपलर। आज कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, गूगल साथी, जोहानेस केपलर। केपलर ने क्या कहा था, इसने केपलर ने कहा था, केपलर इसने भी सिद्धांत को इसके बारे में इसको सोचा था, समझाया था। एक था गैलीलियो या गैलीली, इसने भी अपने लेखों में स्वर्ग और पृथ्वी में अंतर को समाप्त कर दिया था। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल, ठीक है, मिस्ट्री में कोपरनिक्स के
दोबारा समझा दूंगी। सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और उसको सिद्ध कर दिया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। और गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशंस के गतिशील विषयों के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छू लिया गया। देखिए, कोपर्निकस ने सिद्धांत दिया, कुछ अच्छा दिया उसने, मतलब कुछ उसमें मिस्टेक भी थी, ठीक है, बट कुल मिला के सबसे पहले सिद्धांत उसी ने दिया था, ठीक है। उसके बाद वो अपने सिद्धांत को पेश नहीं कर पाया, उसके बाद उसके जो सिद्धांत को उसका शिष्य ने पेश किया, कहते हैं बाद में उसको चढ़ा दिया था, सूली पे चढ़ा दिया गया था और उस चीजों को नहीं माना गया। उसके बाद गैलीलियो, केपलर, इन्होंने उसकी चीजों को आगे बढ़ाया, उसको डिफाइन किया और उस चीज को पूरी, मतलब जो पूरी दुनिया ने माना तो इनकी चीजों को माना। तो वो यही कह रहे हैं, जो केपलर है ना, पूरा नाम है खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर। केपलर तथा गैलीली या गैलीलियो, गैलीलिस का पूरा नाम है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर का ग्रंथ है, पूछा जा सकता है, कॉस्मोग्राफिकल। तो किसका ग्रंथ है? केपलर का। इसने उसके बाद पूरा नाम है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री सॉरी भी कोपर्निक्स। कोपर्निक्स के सूर्य केंद्रित, इसने बताया, इसने उस चीज को थोड़ा और अच्छे से डेफिनेट किया और बताया कि जो है ना हमारा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार, सॉरी सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं दीर्घवृत्ताकार चीजों में चक्कर लगाते हैं। और उसने गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशंस में भी ये बताया कि विज्ञान के जगत में क्रांति जो भी कुछ है उसको डिफाइन किया और इसकी जो बात है वो न्यूटन की तरह पूरे मतलब दुनिया में फैल गई थी। उसके बाद ब्रह्मांड का अध्ययन, अन्वेषण, पूरा उसके बारे में चर्चा विज्ञानियों के द्वारा की गई। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपका जो ये पोप का सिद्धांत है ये फ्लॉप होने लगा जो वो बताते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पुनर्जागरण स्टार्ट होने लगा। ये पुनर्जागरण हो गया अब स्टार्ट। अब पुनर्जागरण पर पूरे विचार करें, कहा जा सकता है कि इस काल में अतीत में मतलब पूर्ण जागरण के बारे में बताता है भी, ठीक है, कि इंग्लैंड के पीटरबर्ग जैसे हाल ही लेखकों ने यह सुझाव दिया कि बर्कहार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। बर्कहार्ट इस काल में इस पहले कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, तो ऐसा करने से उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं पुनर्जागरण जो शब्द है वो पीटरबर्ग ने किया। उसने क्या कहा कि जो बर्कहार्ट है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, इसके बारे में कहा कि जो बर्कहार्ट है ना वो कुछ ज्यादा ही चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग उसने इसकी बात को बताते हुए किया, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें पढ़ने वाली भी चीज नहीं है कि हमसे इसमें से कोई क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के लिए हमारा एक अलग से टॉपिक से होता है, आपको पता ही है पुनर्जागरण। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव को रोम यूनान की क्लासिकल सभ्यता का केवल हाथ ही नहीं, रोमन संस्कृति के पुरातात्विक साहित्य पुनरुद्धार भी कहा जाता है। इस सभ्यता को मतलब चेंज हुआ, मतलब ये एक तरह से क्या दिखा रहा है, पुनर्जागरण के बारे में ही बता रहा है कि क्या क्या पुनर्जागरण में हुआ। निजी सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे, सार्वजनिक तात्पर्य क्षेत्र होने लगे, मतलब ये चीजें, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, इस पैराग्राफ से में कुछ नहीं है क्योंकि अलग से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। फिर पुनर्जागरण उसी का इंट्रोडक्शन पहले इसमें दिया हुआ है। अब देखिए ये कल्चर संस्कृति क्या बदलाव आई थी इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, जहां से हमने दोबारा यूटोपिया थॉमस मूर के द्वारा लिखी गई। 95 थीसिस मार्टिन लूथर ने लिखी। जर्मन में किसान विद्रोह 1525 में हुआ, ठीक है। एंटोनोमी ग्रंथ एंट्रियास वेसिलियस के द्वारा लिखा गया। आंगल चर्च की स्थापना इंग्लैंड में हुई। प्रमुख राजा और रानी, ठीक है। पोप ग्रेगरी, ये कौन था, इसने ग्रेगोरियन कैलेंडर स्थापित किया, चलाया था, ठीक है। विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया था, ठीक है। अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना पेरिस में की गई थी। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। आइजल न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन 1687 में हुआ था। कोपर्निक्स क्रांति, कोपर्निक्स क्रांति किसके द्वारा आई थी भी, कोपर्निक्स के द्वारा था। टाइमिंग है 1473 से 1543 का इसका टाइमिंग था। ये आपका कौन है भाई, कोपर्निक्स, इसने अपना आत्मचित्र बनाया, कोपर्निक्स आत्मचित्र, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, इसने कोपर्निक्स ने जो बाइबल के सिद्धांत है उनको बिल्कुल फ्लॉप कर दिया था। बाइबल में नहीं था वो, जो ईसाई बताते थे, ठीक है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद इसने अपनी पांडुलिपि है, कौन सी पांडुलिपि है, द रिवोल्यूस निबस, ये पांडुलिपि खुद नहीं रिप्रेजेंट करी, मृत्यु से यहाँ पे अपने दोस्त को दे दी थी, जोसिम रिटिगस को, ठीक है।
उसके बाद केपलर आया, खगोल शास्त्री केपलर, और तथा गैलीलियो, इन्होंने अपने लेख में, अपनी बातों में इन्होंने इस चीज को, सिद्धांत को फिर प्रूफ करके दिखाया। ठीक है। केपलर का जो ग्रंथ है वो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री है। इसमें जो कोपरनिकस है उसके जो सौरमंडल के जो सिद्धांत उसने दिया था उसको और अधिक लोकप्रिय बनाया। कोपरनिकस के सिद्धांत को और लोकप्रिय किसने बनाया? केपलर ने बनाया। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बताया कि चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है, मतलब गलत नहीं ठहराया उसको और थोड़ा मॉडिफाई किया। उसके बाद गैलीलियो का ग्रंथ है दी मोशंस, तो याद रखना गैलीलियो का ग्रंथ और केपलर का ग्रंथ और दूसरी उसकी पांडुलिपि कोपरनिकस की, तीनों की याद रखनी है। अब ये सब चीजें इसी में डिटेल बताई गई है कि किसने क्या कहा। फिर पुनर्जागरण आ जाता है। पुनर्जागरण का जो शब्द है वो पहले बर्कहार्ट ने किया था, फिर दोबारा इसको जो वर्ड है इसका पीटर बर्क ने किया था। और ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके सारे संस्कृति से रिलेटेड। ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका, कौन सा टॉपिक है भैया? आपका 11th के आर्टिकल एनसीईआरटी का 7 टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं क्या करें आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, टॉपिक को 2 बार पढ़ लीजिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अब इसको 2 बार और पढ़िए अपने आप, सारे क्वेश्चन सही से निकलते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है आपके लिए। एनसीईआरटी आपको भी बताए ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आते। और आज मैंने 7th टॉपिक आपको कंप्लीट किया है और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तो हम 8th टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसका। ओके, बाय बाय।